नमस्कार, मैं डॉक्टर उमा बड़ोलिया, सह आचार्य राजनीति विज्ञान विभाग, राजकीय कला कन्या महाविद्यालय, कोटा, राजस्थान। बीए प्रथम वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र का आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत। जैसा कि मैंने आपको बताया था, मनुष्य के पारस्परिक संबंधों के आधार पर अनेक सामाजिक विज्ञानों का विकास हुआ है। राजनीति विज्ञान भी एक सामाजिक विज्ञान है जिसे प्रारंभ में स्वतंत्र अनुशासन के रूप में स्वीकार नहीं किया गया। अन्य सामाजिक विज्ञानों के संदर्भ में इसका विकास होता रहा, जिसके परिणाम स्वरूप आधुनिक समय में इसका अध्ययन दो प्रमुख दृष्टिकोणों के आधार पर किया जाने लगा है। इन्हें परंपरागत व आधुनिक दृष्टिकोण कहा जाता है। पाश्चात्य जगत में ईसा से 6वीं शताब्दी पूर्व से लेकर के द्वितीय विश्व युद्ध से पहले तक जिस राजनीतिक दृष्टिकोण का प्रचलन रहा उसे परंपरागत दृष्टिकोण कहा जाता है। अध्ययन सुविधा की दृष्टि से परंपरागत राजनीतिक दृष्टिकोण की आधारभूत मान्यताओं एवं अवधारणाओं के समूह को परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत, शास्त्रीय राजनीतिक सिद्धांत अथवा आदर्शात्मक राजनीतिक सिद्धांत कहा जाता है। प्राचीन यूनान व रोम में सिद्धांतों के निर्माण के लिए दर्शनशास्त्र, नीतिशास्त्र, तर्कशास्त्र, इतिहास, विधि की अवधारणाओं को आधार बनाया गया। मध्यकाल में धर्मशास्त्रीय दृष्टिकोण को आधार बनाया गया। यह माना जाता है कि मध्य युग अंधकार का युग था और इसके धर्मशास्त्रीय दृष्टिकोण ने राजनीतिक सिद्धांत के निर्माण की गति को अवरुद्ध किया। वस्तुतः 16वीं सदी में पुनर्जागरण आंदोलन ने उस बौद्धिक राजनीतिक चेतना को जन्म दिया जिसने एक और राजनीतिक सिद्धांत को धर्मशास्त्रीय दृष्टिकोण से मुक्ति दिलाई और दूसरी ओर इसका संबंध प्राचीन यूनान व रोम के राजनीतिक चिंतन से पुनः स्थापित करने की चेष्टा की। इसके साथ ही पुनर्जागरण आंदोलन ने राष्ट्र राज्य की उस अवधारणा को भी जन्म दिया जिसने अर्वाचीन काल में परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत को अत्यधिक प्रभावित किया। 18वीं सदी में औद्योगिक क्रांति ने उन राजनीतिक परिस्थितियों एवं वातावरण को जन्म दिया जिसने परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत के विकास को एक नई गति प्रदान की। इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति, फ्रांस की व संयुक्त राज्य अमेरिका की लोकतांत्रिक क्रांतियों ने परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत का विकास उदारवादी लोकतांत्रिक राजनीतिक सिद्धांत के रूप में किया। यद्यपि परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत का विकास दक्षिणपंथी और वामपंथी समग्रतावाद के रूपों में भी हुआ, किंतु इस प्रकार की विचारधाराओं के पतन ने यह प्रमाणित किया है कि परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत की मूल धारा उदारवादी लोकतांत्रिक राजनीतिक सिद्धांत के रूप में ही स्थापित हुई है। परंपरागत राजनीतिक दृष्टिकोण ने राजनीतिक सिद्धांत के निर्माण के लिए मुख्यतः दार्शनिक, तार्किक, नैतिक, ऐतिहासिक एवं विधिक पद्धतियों को अपनाया है। 19वीं सदी से इसने वैदिक, संवैधानिक, संस्थागत, विवरणात्मक एवं तुलनात्मक पद्धतियों पर विशेष बल दिया है। 20वीं सदी में परंपरागत राजनीतिक दृष्टिकोण ने राजनीतिक सिद्धांत के निर्माण के लिए एक नई दृष्टि अपनाई जो अतीत की तुलना में अधिक यथार्थवादी थी। इसने सरकार एवं इसके वैधानिक अंगों के बाहर के उन सामाजिक राजनीतिक तथ्यों के अध्ययन पर बल दिया जो व्यवहार में सरकार की नीतियों एवं निर्णयों को प्रभावित करते हैं। इस दृष्टि से परंपरागत राजनीति विज्ञान ने राजनीतिक दलों, दबाव समूहों आदि जैसे विधिक दृष्टि से अनौपचारिक संगठनों के
अध्ययन पर भी बल दिया। इसने उन सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों एवं आंदोलनों के अध्ययन पर भी बल दिया जो स्पष्टतः सरकार के औपचारिक संगठन से बाहर तो होते हैं किंतु उसकी नीतियों एवं कार्यक्रमों को प्रभावित करते हैं। परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत निर्माण व विकास में योगदान देने वाले चिंतक सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, सिसरो, सेंट अगस्टाइन, सेंट एक्विनास, लॉक, रूसो, मॉन्टेस्क्यू, कांट, हीगल, ग्रीन आदि रहे हैं। आधुनिक काल में लियो स्ट्रास, एरिक वोगेलिन, अल्फ्रेड कोबिन, माइकल ऑकशॉट, हन्ना आरेंट आदि ने भी परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत का समर्थन किया और उसके विकास के प्रयत्न किए। परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार यदि हम राजनीति विज्ञान के अर्थ को जानना चाहते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ उसके शाब्दिक अर्थ की बात करते हैं। शाब्दिक अर्थ पॉलिटिक्स, हिंदी में राजनीति शब्द यूनानी शब्द पोलिस POLIS से बना है जिसका अर्थ है नगर राज्य। यूनानी विद्वानों के अनुसार पॉलिटिक्स ऐसा विषय था जिसमें नगर राज्यों का या नगर राज्यों में होने वाली राजनीतिक गतिविधियों का अध्ययन किया जाता था। कालांतर में राष्ट्रीय राज्यों के विकास के साथ ही इस विषय का विकास हुआ और इसे राजनीति विज्ञान कहा जाने लगा। परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार परिभाषाएं यदि हम देखें तो राजनीति विज्ञान के विद्वानों में परिभाषा के संबंध में एक सम्मति नहीं है, अतः इन्हें 4 वर्गों में विभाजित करके इनका अध्ययन किया जा सकता है। सबसे पहले वर्ग के विद्वानों का मानना है कि राजनीति विज्ञान राज्य का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। उनका मानना है कि प्राचीन काल से आधुनिक काल तक राजनीति विज्ञान का स्थायी और केंद्रीय तत्व स्वयं राज्य ही रहा है, अतः इस विषय के अंतर्गत राज्य का ही अध्ययन किया जाना चाहिए। गार्नर की परिभाषा इस संबंध में संक्षिप्त, सारपूर्ण एवं सर्वोत्तम है। गार्नर के अनुसार राजनीति विज्ञान के अध्ययन का प्रारंभ और अंत राज्य के साथ होता है। ब्लंचली के अनुसार राजनीति विज्ञान वह विज्ञान है जो यह समझने का प्रयत्न करता है कि राज्य के आधारभूत तत्व क्या हैं, उसकी आवश्यक प्रकृति क्या है, उसकी किन विभिन्न रूपों में अभिव्यक्ति होती है तथा उसका विकास कैसे हुआ है। जर्मन लेखक गेरिस के अनुसार भी राजनीति विज्ञान में शक्ति की संस्था के रूप में राज्य के समस्त संबंधों, उसकी उत्पत्ति, स्थिति, प्रयोजन, नैतिक महत्व, आर्थिक समस्याओं, अस्तित्व की अवस्थाओं, वित्तीय पहलू तथा उद्देश्य आदि पर विचार किया जाता है। दूसरे वर्ग के विद्वानों का मानना है कि राजनीति विज्ञान सरकार का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। उनका मानना है कि राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य के स्थान पर सरकार का ही अध्ययन किया जाना चाहिए, क्योंकि राज्य एक अमूर्त संरचना है जबकि सरकार एक मूर्त व प्रत्यक्ष संस्था है और सरकार ही प्रभुसत्ता का प्रयोग करती है, अतः सरकार का ही अध्ययन राजनीति विज्ञान के अंतर्गत किया जाना चाहिए। इस संदर्भ में लीकोक की संक्षिप्त व सारगर्भित परिभाषा इस प्रकार है: राजनीति विज्ञान सरकार से संबंधित शास्त्र है। सीले के अनुसार राजनीति विज्ञान शासन के तत्वों का अनुसंधान उसी प्रकार करता है जैसे संपत्ति शास्त्र संपत्ति का
जीव विज्ञान जीवन का, बीज गणित अंकों का तथा रेखा गणित स्थान लंबाई चौड़ाई का अध्ययन करता है। तीसरे वर्ग के विद्वानों का मानना है कि राजनीति विज्ञान केवल राज्य और सरकार का ही अध्ययन नहीं करता और उपरोक्त दोनों परिभाषाएं अपूर्ण हैं। वस्तुतः राज्य व सरकार का परस्पर घनिष्ठ संबंध है और इनमें से किसी एक के अभाव में दूसरे का अध्ययन किया ही नहीं जा सकता। अतः राज्य एक अमूर्त संरचना है तो सरकार उसे मूर्त व भौतिक रूप प्रदान करती है तथा इसी प्रकार यदि राज्य प्रभुसत्ता को धारण करने वाला है तो सरकार प्रभुसत्ता का उपयोग करती है। अतः राजनीति विज्ञान के अंतर्गत इन दोनों का ही अध्ययन किया जाना चाहिए। पॉल जेनेट के अनुसार राजनीति विज्ञान सामाजिक विज्ञानों का वह अंग है जिसमें राज्य के आधार तथा सरकार के सिद्धांतों पर विचार किया जाता है। गिलक्राइस्ट की परिभाषा सर्वाधिक स्पष्ट है। राजनीति विज्ञान राज्य व सरकार की सामान्य समस्याओं का अध्ययन करता है। डिमॉक के अनुसार राजनीति विज्ञान का संबंध राज्य तथा उसके साधन सरकार से है। परंपरागत राजनीति विज्ञान के कुछ विद्वान उपरोक्त परिभाषाओं को अपूर्ण मानते हैं क्योंकि इनमें मानव तत्व की उपेक्षा की गई है। वस्तुतः राज्य एवं सरकार का निर्माण मनुष्य के हित के लिए हुआ है, अतः मानव के संदर्भ में ही इनका अध्ययन किया जाना चाहिए। लास्की के अनुसार राजनीति विज्ञान संगठित राज्यों के संदर्भ में मानव जीवन के अध्ययन से संबंधित है। हर्मन हेलर के अनुसार राजनीति विज्ञान के संपूर्ण स्वरूप का निर्धारण इसकी मानव संबंधी मौलिक अवधारणाओं द्वारा होता है। इसका सरल अर्थ यह है कि राजनीति विज्ञान एक ऐसा सामाजिक विज्ञान है जिसके अंतर्गत राज्य एवं सरकार का केवल औपचारिक, संस्थागत एवं विधिक अध्ययन ही नहीं किया जाता, अपितु इस तथ्य का भी अध्ययन किया जाता है कि किसी संगठित राजनीतिक समाज में स्वयं मनुष्य की स्थिति क्या है। राजनीति विज्ञान इस तथ्य का अध्ययन करता है कि व्यक्ति को कौन कौन से अधिकार एवं स्वतंत्रताएं प्राप्त हैं तथा समाज के विभिन्न समुदायों व वर्गों के प्रति सरकार की नीतियां किस प्रकार की है। राजनीति विज्ञान की परिभाषाओं से संबंधित उपरोक्त विवरण के बारे में यह कहा जा सकता है कि प्रथम 3 दृष्टिकोणों की तुलना में चौथा दृष्टिकोण अधिक तर्क संगत एवं उचित है। संक्षेप में यदि हम इसकी परिभाषा करना चाहें परंपरागत आधार पर तो वह इस प्रकार हो सकती है। राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य, सरकार तथा अन्य संबंधित संगठनों व संस्थाओं का मानव के राजनीतिक जीवन के संदर्भ में अध्ययन किया जाता है। परंपरागत राजनीति विज्ञान का क्षेत्र का अर्थ होता है उसकी अध्ययन वस्तु या विषय सामग्री। इस प्रकार राजनीति विज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत हम उन सब तथ्यों एवं सामग्री को शामिल करते हैं जिनका अध्ययन इस विषय के अंतर्गत किया जाता है अथवा किया जाना चाहिए। उल्लेखनीय है कि जिस प्रकार विद्वानों में परंपरागत राजनीति विज्ञान की परिभाषा के बारे में मतभेद रहे हैं, उसी प्रकार इस विषय के क्षेत्र के बारे में भी मतभेद दिख पड़ते हैं। उदाहरण लें तो गार्नर ने राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में केवल राज्य के अध्ययन को स्वीकार किया है, तो लीकॉक ने इसके क्षेत्र में केवल सरकार के अध्ययन को स्थान दिया है। लेकिन गिलक्राइस्ट का मत है कि इसके क्षेत्र में राज्य एवं सरकार दोनों को सम्मिलित किया जाना चाहिए। वहीं विलोबी का मत है कि राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में राज्य एवं सरकार के अलावा कानून के अध्ययन को भी स्थान दिया जाना चाहिए। और सर फ्रेडरिक पोलक ने राजनीति विज्ञान के समस्त क्षेत्र को
दो भागों में विभाजित कर दिया, सैद्धांतिक राजनीति एवं व्यावहारिक राजनीति। क्षेत्र के संबंध में यूनेस्को के एक राजनीतिक सम्मेलन में इन अध्ययन सामग्री को स्थान दिए जाने की बात की। पहला क्षेत्र राजनीति के सिद्धांत, अतीत एवं वर्तमान के राजनीतिक सिद्धांतों एवं विचारों का अध्ययन राजनीति विज्ञान के अंतर्गत किया जाना चाहिए। राजनीतिक संस्थाएं, संविधान, राष्ट्रीय सरकार, प्रादेशिक व स्थानीय शासन का सरल व तुलनात्मक अध्ययन राजनीतिक विज्ञान के क्षेत्र में आता है। राजनीतिक दल, समूह एवं लोकमत, राजनीतिक दल एवं समूह यानी दबाव समूह का राजनीतिक व्यवहार, लोकमत तथा शासन में नागरिकों के भाग लेने की प्रक्रिया का अध्ययन राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में आता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय विधि, अंतर्राष्ट्रीय संगठन तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रशासन का अध्ययन भी राजनीति विज्ञान के परंपरागत दृष्टिकोण के अंतर्गत राजनीति विज्ञान के अध्ययन क्षेत्र में आता है। इन सब के अतिरिक्त अध्ययन क्षेत्र में निम्नलिखित वस्तुओं को भी सम्मिलित किया जा सकता है। पहला, मानव के राजनीतिक जीवन का अध्ययन। मानव जीवन के अनेक पक्ष हैं और परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार मानव जीवन के राजनीतिक पक्ष का अध्ययन राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में आता है। राजनीति विज्ञान राज्य के संदर्भ में मानव जीवन का अध्ययन करता है। यह व्यक्ति व राज्य के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करता है। इस तथ्य का अध्ययन करता है कि किसी राजनीतिक समाज में राज्य द्वारा व्यक्तियों को कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं और व्यक्तियों द्वारा राज्य के प्रति किन कर्तव्यों का पालन किया जाता है। व्यक्ति के नियंत्रण, व्यक्तियों द्वारा राज्य की नीतियों को प्रभावित करने के तथ्य का भी अध्ययन राजनीति विज्ञान के अंतर्गत किया जाना चाहिए। दूसरा क्षेत्र है राज्य का अध्ययन। यह इस अध्ययन विषय का प्रमुख तत्व है। प्राचीन काल से आधुनिक काल तक राज्य का विकास किन विभिन्न अवस्थाओं से गुजरा है और इस बात की पूरी संभावना है कि भविष्य में भी राज्य का विभिन्न रूपों में विकास होगा। अतः राजनीति विज्ञान विभिन्न कालों के संदर्भ में राज्य नामक संस्था का अध्ययन करता है। राज्य कैसा रहा है, राज्य कैसा है और राज्य को कैसा होना चाहिए, इन तीनों ही पक्षों का अध्ययन राजनीति विज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तीसरा क्षेत्र है सरकार का अध्ययन। राजनीति विज्ञान के अध्ययन का एक प्रमुख विषय सरकार है, जिसके अंतर्गत सरकार के विगत एवं आधुनिक रूपों का अध्ययन किया जाता है। वर्तमान काल में विभिन्न देशों में मौजूद शासन प्रणालियों का सरल व तुलनात्मक अध्ययन करता है। यह किसी शासन के अंतर्गत मौजूद शासन के तीनों अंगों का अध्ययन करता है और इन अंगों के पारस्परिक संबंधों की व्याख्या भी करता है। वर्तमान काल में अधिकांश देशों में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली प्रचलित है और इस दृष्टि से राजनीति विज्ञान इनकी चुनाव प्रणाली, प्रतिनिधित्व की समस्या, लोक प्रशासन आदि का अध्ययन भी करता है। स्थानीय एवं राष्ट्रीय समस्याओं का अध्ययन भी राजनीति विज्ञान के अध्ययन क्षेत्र में सम्मिलित है। यह स्थानीय राष्ट्रीय समस्याओं का अध्ययन करता है और इन समस्याओं के हल के उपाय भी सुझाता है। स्थानीय स्वशासन संस्थाओं के संगठन, कार्यप्रणाली एवं कार्यक्षेत्र का अध्ययन भी करता है।
वहीं राष्ट्रीय एकता, अखंडता तथा विकास के मार्ग में बाधक समस्याओं का अध्ययन कर इनके उपाय सुझाता है। अन्य क्षेत्र है राजनीति के अंतर्राष्ट्रीय पक्ष का अध्ययन। वैज्ञानिक व औद्योगिक विकास के परिणाम स्वरूप संपूर्ण विश्व एक विशाल राजनीतिक समुदाय में परिवर्तित हो गया है और विभिन्न राष्ट्रीय राज्य उसकी इकाई मात्र बनते जा रहे हैं। वर्तमान काल की अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं इन राष्ट्रीय राज्यों के जीवन को प्रभावित करती है। अतः राजनीति विज्ञान इन विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का अध्ययन करता है और उनके समाधान के उपाय सुझाता है। जैसे आधुनिक काल में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद, नशीले पदार्थों का व्यापार, प्रत्यर्पण की समस्या आदि समस्याएं उत्पन्न हुई है और इन्होंने विभिन्न राज्यों के ऊपर बुरा प्रभाव डाला है। आधुनिक युग में अंतर्राष्ट्रीय पक्ष का तेजी से विस्तार हुआ है और इसके अंतर्गत निम्नलिखित विषयों को भी राजनीति विज्ञान के अध्ययन क्षेत्र में सम्मिलित कर लिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, अंतर्राष्ट्रीय संगठन और अंतर्राष्ट्रीय विधि। राजनीतिक विचारधाराओं का अध्ययन भी राजनीति विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। प्राचीन काल से आधुनिक युग तक अनेक राजनीतिक विचारधाराओं का प्रतिपादन किया गया है। इन राजनीतिक विचारधाराओं में यथार्थवादी एवं आदर्शवादी मूल्यों पर विचार किया गया है। इनके द्वारा राज्य की उत्पत्ति, प्रकृति, उद्देश्य, साधन, कार्यों आदि पर विचार किया गया है और इन्होंने राज्य व व्यक्ति के पारस्परिक संबंधों के अलावा कानून, स्वतंत्रता, समानता आदि पर भी अपना मत प्रकट किया है। राजनीति विज्ञान के इतिहास में अनेक विचारधाराओं का अस्तित्व देखने को मिलता है, जैसे प्रत्ययवाद यानी आदर्शवाद, व्यक्तिवाद, अराजकतावाद, फासीवाद, समाजवाद, साम्यवाद, बहुलवाद आदि। राजनीति विज्ञान इनका सरल व तुलनात्मक अध्ययन भी करता है। वह यह अध्ययन भी करता है कि अतीत में इन विचारधाराओं ने मानव के राजनीतिक जीवन को किस प्रकार प्रभावित किया है। वह यह भी देखता है कि किन परिस्थितियों में किस विचारधारा का जन्म होता है और इस क्षेत्र में नई प्रवृत्तियों का अध्ययन राजनीति विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। आधुनिक युग में शासन के संचालन में राजनीतिक दलों तथा दबाव समूहों का विशेष महत्व है। राजनीतिक दल चुनाव में भाग लेते हैं, सरकार का निर्माण करते हैं तथा संचालन करते हैं। यदि राजनीतिक दलों की तुलना में दबाव समूह गुप्त एवं अप्रत्यक्ष रूप से कार्य करते हैं, किंतु वे सरकार की नीतियों के निर्माण को अत्यधिक प्रभावित करते हैं। राजनीतिक दल, दबाव समूह लोकमत के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। अतः राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में इन दोनों का अध्ययन भी सम्मिलित किया जाता है। इन सब बातों से स्पष्ट है कि राजनीति विज्ञान का अध्ययन क्षेत्र अत्यधिक विस्तृत है। मुख्य बात यह है कि आधुनिक सभ्यता के विकास के साथ इसके अध्ययन क्षेत्र में भी लगातार विस्तार होता जा रहा है और आज उन समस्त समुदायों का अध्ययन भी राजनीति विज्ञान के अंतर्गत किया जाने लगा है जो मूलतः अराजनीतिक प्रकृति के हैं, किंतु वह राज्य की नीतियों व निर्णयों को प्रभावित करते हैं। विज्ञान, औद्योगिक विकास और आधुनिक समय में उदारीकरण, ग्लोबलाइजेशन ने राजनीति का लगातार अंतर्राष्ट्रीयकरण कर दिया है और इसी के साथ राजनीति विज्ञान का जो अध्ययन क्षेत्र है वो अत्यंत विस्तृत होता जा रहा है। वस्तुतः यह एक गतिशील विज्ञान है और इसलिए यह आशा की जाती है कि समय एवं परिस्थितियों के साथ इसके अध्ययन क्षेत्र में भी और आगे निरंतर विस्तार और विकास होता रहेगा।
अब हम बात करते हैं राजनीति विज्ञान की मूल आधार या विशेषताओं की, लक्षणों की। इसकी प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। सबसे पहली विशेषता तो है कि यह दर्शन शास्त्र से प्रभावित अध्ययन है। परंपरागत राजनीति विज्ञान का एक बड़ा भाग दर्शन शास्त्र से अत्यधिक प्रभावित है। अनेक राजशास्त्रियों ने राजनीति विज्ञान और दर्शन शास्त्र में न केवल घनिष्ठता स्वीकारी है, अपितु उनमें से अनेक राजनीति विज्ञान को दर्शन शास्त्र की एक उपशाखा मानते हैं। यहाँ तक कि राजनीति शास्त्रियों ने राजनीति विज्ञान और दर्शन शास्त्र के संयोग से ज्ञान की एक विशेष शाखा का निर्माण किया, जिसे राजनीतिक दर्शन या पॉलिटिकल फिलोसॉफी कहा जाता है, और इसके आधार पर उन्होंने अपने राजनीतिक सिद्धांतों का निर्माण भी किया। उदाहरण के लिए रूसो की सामान्य इच्छा, ग्रीन का यह मत है कि राज्य का आधार शक्ति नहीं इच्छा है, उसके राजनीतिक दर्शन का ही विकास है। दर्शन शास्त्र एवं राजनीतिक दर्शन से प्रभावित होने के कारण अनेक परंपरागत राजनीति शास्त्रियों ने अपने राजनीतिक सिद्धांत के निर्माण के लिए प्रत्यय यानी तथ्यों का, ईश्वरीय विधि, प्राकृतिक अधिकार जैसी पारलौकिक एवं पराबौद्धिक मान्यताओं को अपने अध्ययन का आधार बनाया। एक दूसरा लक्षण है कि इसकी प्रमुख अध्ययन पद्धतियाँ इस प्रकार रहीं: दार्शनिक पद्धति, नीतिशास्त्रीय पद्धति तथा तर्कशास्त्रीय पद्धति, जिन्हें प्रायः निगमनात्मक पद्धतियाँ कहा जाता है। यानी परंपरागत राजनीति विज्ञान की प्रमुख अध्ययन पद्धतियाँ निगमनात्मक पद्धतियों के नाम से जानी जाती है। इसके अतिरिक्त इसने विधिक, ऐतिहासिक, वर्णनात्मक एवं तुलनात्मक अध्ययन पद्धतियों को भी अपनाया है। अन्य विशेषता या लक्षण है कि यह मूल्य प्रधान अध्ययन है और इसलिए यह आदर्श राज्य व्यवस्था की स्थापना का समर्थक है। प्लेटो की रिपब्लिक, सेंट ऑगस्टाइन की ईश्वरीय नगर तथा टॉमस मोर की यूटोपिया ऐसी कृतियाँ हैं जिनमें आदर्शात्मक एवं मूल्य प्रधान राज्य व्यवस्था का चित्रण प्रस्तुत किया गया है। वस्तुतः परंपरागत राजनीति विज्ञान ने वास्तविक राजनीतिक जीवन की समस्याओं के समाधान के लिए आदर्शवादी विचार एवं अवधारणाएं प्रस्तुत की हैं। अन्य विशेषता या लक्षण: यह व्यक्तिनिष्ठ अध्ययन। परंपरागत राजनीति विज्ञान तथा राजनीतिक सिद्धांत की अवधारणाएं, मान्यताएं तथा निष्कर्ष इसके प्रतिपादकों के व्यक्तिगत अनुभव व दृष्टिकोण से प्रभावित रहे हैं। अतः यह कहा जा सकता है कि परंपरागत राजनीति विज्ञान का अध्ययन व्यक्तिनिष्ठ या व्यक्ति सापेक्ष सत्य को प्रस्तुत करता है। जैसे हॉब्स, लॉक, रूसो ने ही मानव स्वभाव पर विचार किया, किंतु उन्होंने इसकी व्याख्या अपने वैयक्तिक दृष्टिकोण यानी समकालीन परिस्थितियों के संदर्भ में की। इसका परिणाम यह हुआ कि उनका मानव स्वभाव तथा इस पर आधारित राजनीतिक समझौते का समस्त विवरण व्यक्तिनिष्ठ अध्ययन की श्रेणी में आ गया, जो कि तथ्यों की पूर्ण उपेक्षा करने वाला है। परंपरागत राजनीति शास्त्रियों के व्यक्तिनिष्ठ अध्ययन का मूल कारण उनके द्वारा अपनाई गई दार्शनिक एवं निगमनात्मक पद्धतियाँ ही हैं, जो अपनी प्रकृति से व्यक्तिनिष्ठ पद्धतियाँ हैं। ऐतिहासिक और विवरणात्मक पद्धतियों का भी प्रयोग किया गया, लेकिन वे इनका स्वतंत्र एवं शुद्ध प्रयोग करने में असमर्थ रहे। अन्य विशेषता या लक्षण है कि राजनीति विज्ञान के अध्ययन विषय में निरंतरता है और
सहमति का लक्षण प्रमुख रूप से दिख पड़ता है। एक लंबे समय से उसके प्रमुख अध्ययन राज्य एवं सरकार रहे हैं। उनके औचित्य को सिद्ध करना, आदर्श राज्य व्यवस्था का चित्रण प्रस्तुत करना, न्याय, स्वतंत्रता, समानता, अधिकार, कानून, संप्रभुता, राष्ट्रवाद आदि धारणाओं की दार्शनिक एवं मूल्यात्मक व्याख्या करना। वर्तमान काल में परंपरागत राजनीति विज्ञान व्यक्ति की स्वतंत्रता, अधिकार पर मानव अधिकारों के रूप में विशेष बल दे रहा है। एक अन्य विशेषता है कि राजनीति विज्ञान मुख्यतः संकुचित अध्ययन माना जाता है। आधुनिक राजनीति विज्ञान की तुलना में परंपरागत राजनीति विज्ञान अध्ययन क्षेत्र एवं दृष्टि में मुख्यतः संकुचित और सीमित है। इसने पाश्चात्य जगत के उदारवादी संविधानों एवं शासनों का ही अध्ययन किया है। साम्यवादी शासन व्यवस्था एवं विकासशील देशों की विभिन्न शासन व्यवस्थाओं के अध्ययन पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया है। ध्यान देने योग्य तथ्य यह है कि परंपरागत राजनीति विज्ञान ने पश्चिमी जगत के उदारवादी संविधानों एवं शासनों का भी प्रायः सैद्धांतिक एवं आदर्शवादी अध्ययन ही किया है। इसका प्रमुख कारण यह है कि इन उदारवादी संविधानों एवं शासन प्रणालियों का अध्ययन औपचारिक, कानूनी एवं संस्थागत दृष्टि से ही किया गया है, जो कि तर्कपूर्ण तो है लेकिन केवल सैद्धांतिक है। इस तथ्य की उपेक्षा कर दी गई है कि उनके द्वारा अध्ययन किए गए संविधान, शासन प्रणालियाँ व्यवहार में किस रूप में कार्य कर रही है, जैसे डाइसी, मुनरो, ऑग तथा जिंक के अध्ययन इसी श्रेणी में आते हैं। राजनीति विज्ञान के अध्ययन की उपयोगिता के संबंध में भी यहाँ पे मैं कुछ बात करना चाहूँगी। मनुष्य की उन्नति में राज्य का बड़ा योगदान है। मनुष्य के सामाजिक संगठन अनेक प्रकार के होते हैं, परंतु उसके संगठन का वह रूप जिसे हम राज्य कहते हैं सबसे विशिष्ट होता है। वस्तु स्थिति इस विषय में यह है कि उसके अन्य संगठन राज्य नामक संगठन के आश्रित होते हैं। उपयोगिता की दृष्टि से मनुष्य की उन्नति के लिए राज्य का बड़ा महत्व है। आचार्य चाणक्य के अनुसार राज्य व्यवस्था न होने पर मत्स्य न्याय प्रचलित हो जाता है और उसके प्रचलित होने पर छोटी मछली को बड़ी मछली खा जाती है। उसी प्रकार बलवान दुर्बलों को नष्ट कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में यदि कहें तो राज व्यवस्था की अनुपस्थिति में जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली कहावत चरितार्थ होने लगती है और मानव समाज का अस्तित्व खतरे में पड़ जाता है। राज्य के अभाव में बाहर की ओर से आक्रमण का भय भी बना रहता है। अतः मनुष्य के जीवन के अस्तित्व के लिए यह आवश्यक है कि राज्य की व्यवस्था हो जिससे प्रत्येक मनुष्य अपनी सुरक्षा की ओर से निश्चिंत होकर अपनी उन्नति कर सके। सुरक्षा की दृष्टि से ही राज्य की उपयोगिता मानव के लिए नहीं होती, उसके मनुष्यत्व के विकास के लिए भी राज्य का अस्तित्व आवश्यक होता है। राज्य ही मनुष्य के मानवोचित गुणों का विकास करने वाला संगठन है, इसलिए यह सबसे उत्कृष्ट होता है। आधुनिक युग में तो मनुष्य के हित एवं कल्याण से राज्य का अनिवार्य संबंध बन गया है। समाजवादी विचारधारा के अनुसार राज्य का क्षेत्र केवल राजनीतिक नहीं अपितु आर्थिक एवं सामाजिक भी होता है। व्यवहार रूप में राज्य नामक मानव संगठन संसार में मनुष्य के लिए जो कुछ कर रहा है उससे यह सिद्ध हो गया है
कि राज्य के कार्यक्षेत्र में मानव जीवन का प्रत्येक पहलू किसी न किसी रूप में आ जाता है। इस प्रकार राज्य की उपयोगिता मनुष्य की सुरक्षा की दृष्टि से ही नहीं अपितु उसकी सर्वतोमुखी उन्नति की दृष्टि से भी होती है। चूँकि राजनीति शास्त्र का प्रतिपाद्य विषय वही राज्य होता है और चूँकि राज्य के संगठन को सुचारू रूप राजनीति शास्त्र के ज्ञान के बिना नहीं दिया जा सकता, अतः जितनी उपयोगिता राज्य की होती है उतनी ही राजनीति शास्त्र की भी समझी जानी चाहिए। आधुनिक युग में लोकतंत्रवाद के विकास के कारण राजनीति शास्त्र की उपयोगिता और अधिक बढ़ गई है। एकतंत्रवाद श्रेणिक तंत्रवाद के दिनों में राज्य शक्ति का प्रयोग किसी एक व्यक्ति अथवा श्रेणी के हाथ में रहता था और जनसाधारण राजनीति में विशेष रुचि नहीं रखते थे, परंतु लोकतंत्र के युग में साधारण जनता स्वयं अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा शासन करती है। यही राजनीति शास्त्र की उपयोगिता मनुष्य मात्र के लिए हो गई है, क्योंकि उसी के द्वारा मनुष्य के पारस्परिक संबंध तथा उसके अधिकार और कर्तव्यों का ज्ञान संभव होता है। धन्यवाद।